वेलकम टू विज्ञान एजुकेशन। आज के इस गहन अध्ययन में हम एक बहुत ही शानदार और अहम विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसका टाइटल ही अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है, भारत दर्शन हमारे मूल निवासी। एक जिज्ञासु इंसान के तौर पर मुझे नक्शों और पुरानी किताबों से हमेशा से एक खास लगाव रहा है। और आज का ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल वैसा ही है। ये हमें सिर्फ राज्यों के नाम नहीं रटाता, बल्कि सीमाओं से परे जाकर हमारी प्राचीन विरासत से मिलाता है। आज हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे ये जनजातियां, जिन्हें हम मूल निवासी कहते हैं, वो किसी भी कागज पर खींची गई भौगोलिक या राजनीतिक सीमा से बहुत ऊपर हैं। वो सदियों से हमारी प्रकृति, हमारे घने जंगलों और हमारी उस साझी विरासत के असली रक्षक रहे हैं। शुरुआत करते हैं हमारे देश के सबसे ऊपरी हिस्से से। हमारी पहली मंजिल है उत्तर के पहाड़, हिमालय की गोद में। हाँ, बर्फीले उत्तर से शुरुआत करना सबसे तार्किक है। अगर हम जम्मू और कश्मीर की बात करें तो यहाँ कुछ बहुत ही खास नाम आते हैं, जैसे कि बकरवाल, ड्रोकपा, गुज्जर, चौपान और वाटल। और फिर जैसे ही हम थोड़ा नीचे हिमाचल प्रदेश की तरफ आते हैं तो वहाँ की लिस्ट में गद्दी, बकरवाल, गुज्जर, लाहौला, पंगवाला, किन्नौरा, खस और बेटा समुदायों का जिक्र है। बिल्कुल, और यहाँ एक पैटर्न दिखता है। हाँ वही। अब मैं यहाँ लिस्ट पढ़ते पढ़ते थोड़ा रुक गई, क्योंकि एक चीज जो तुरंत ध्यान खींचती है वो ये कि गुज्जर और बकरवाल तो दोनों राज्यों में है। क्या ये लोग लगातार बॉर्डर पार करते रहते हैं? हाँ, और यही इस पूरे हिमालयी इलाके की सबसे खूबसूरत सच्चाई है कि ये समुदाय जम्मू कश्मीर और हिमाचल दोनों जगह पाए जाते हैं। तो मतलब उनके लिए राज्य की सीमाएं मायने नहीं रखती? एकदम नहीं। अब सोचिए, जब हम और आप ट्रैवल करते हैं तो हमें स्टेट बॉर्डर्स, टोल नाके, ये सब दिखाई देता है। लेकिन इन समुदायों का जो असली कनेक्शन है वो किन्हीं राजनीतिक सीमाओं से है ही नहीं। उनका नाता तो पहाड़ों की विशाल भौगोलिक संरचना से है। उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है ना? बिल्कुल। उनका गहरा नाता वहां की गहरी घाटियों और उन रास्तों से है जिन पर वो अपने मवेशियों के साथ सदियों से चलते आ रहे हैं। इस मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलने की परंपरा को ट्रांसह्यूमेनेंस भी कहा जाता है। सर्दियों में जब ऊपर बर्फ जम जाती है तो वो अपनी भेड़ों और बकरियों के साथ नीचे घाटियों में आ जाते हैं। और गर्मियों में वापस ऊपर चले जाते होंगे? बिल्कुल सही। गर्मियों में वापस ऊपर हरी घास के मैदानों की तरफ लौट जाते हैं। प्रकृति ने उनके लिए राज्यों की कोई सीमा नहीं खींची है। ये वाकई कमाल की बात है। हम लोग शहरों में मोबाइल मैप्स के बिना एक नया कैफे नहीं खोज पाते, और ये लोग सदियों से पूरे हिमालय को बिना किसी जीपीएस के सिर्फ मौसम और तारों के सहारे नेविगेट कर रहे हैं। यही तो उनका प्राचीन विज्ञान है। सच में। पहाड़ों के इस घुमंतू जीवन शैली से अगर हम थोड़ा नीचे मैदानों और रेगिस्तानों की तरफ आएं तो जीवन जीने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ हम अपनी यात्रा के दूसरे पड़ाव पर पहुंचते हैं, पश्चिम के रंग और मध्य भारत का हृदय। पश्चिम की ओर बढ़ते हुए हम मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात की बात कर रहे हैं। हाँ, और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। इस सूखे और रेतीले इलाके में रंगों की कोई कमी नहीं है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ रायका, मीणा, भील, गरासिया, बंजारा, भागरी, रबारी, सांसी और रावत जैसे समुदाय हैं। और गुजरात में भी एक लंबी सूची है। गुजरात में सिद्धी, भील, बंजारा, ढोडिया और तलाविया समुदाय मिलते हैं। इसमें बंजारा समुदाय का नाम सुनते ही मुझे भारत का पुराना व्यापारिक इतिहास याद आ जाता है। बहुत सही पकड़ा आपने। बंजारा समुदाय ऐतिहासिक रूप से पूरे भारत के व्यापारिक नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स की रीढ़ हुआ करता था। जब गाड़ियां नहीं होती थी तब की बात है ये। बिल्कुल। जब न तो ट्रेनें थी और न ही पक्की सड़कें, तब ये बंजारे ही थे जो नमक से लेकर अनाज तक सब कुछ हजारों बैलों के कारवां पर लादकर एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाते थे। उनका जीवन लगातार चलते रहने का ही नाम था। और अगर हम पश्चिम के इन रंगों से थोड़ा अंदर की तरफ जाएं, यानी मध्य भारत के हृदय में, तो कहानी घने जंगलों की तरफ मुड़ जाती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का ये पूरा इलाका भारत का सबसे बड़ा जनजातीय क्षेत्र है। बहुत ही जरूरी तथ्य सामने रखता है कि भील भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। हाँ, मैंने भी ये नोट किया था। मध्य प्रदेश में भील के साथ साथ बैगा, अगरिया, कोल और बिरहोर समुदाय का नाम है। और पड़ोस में छत्तीसगढ़ के जंगलों में अगरिया, बैगा, मुरिया, कंवर, खरवार और भत्रा जनजातियां बसती हैं। ये नाम ही अपने आप में गहरा इतिहास समेटे हुए हैं। बिल्कुल।
इन नामों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी बहुत ही घने और प्राचीन वन क्षेत्र में आ गए हैं, जहां हर पेड़ की अपनी एक कहानी है। और ऐसा लगना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि इन समुदायों के लिए जंगल सिर्फ एक जगह नहीं है जहां वो रहते हैं। जंगल उनका घर है, उनका बाजार है, उनकी फार्मेसी और उनके भगवान, सब कुछ है। सब कुछ जंगल से ही जुड़ा है। उदाहरण के लिए बैगा और मुड़िया समुदायों का प्रकृति के साथ जो तालमेल है, वो आधुनिक सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से भी बहुत आगे की बात है। वो जंगल से सिर्फ उतना ही लेते हैं जितनी उन्हें जरूरत होती है। एक तरह से वो इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं। एकदम सही। और बदले में उस पूरी इकोसिस्टम को बनाए रखते हैं। उनका पूरा जीवन चक्र पेड़ों के फूलने, बारिश के आने और मौसम के बदलने पर निर्भर करता है। इसी बात से मुझे पश्चिमी घाट और तटीय क्षेत्रों की याद आ गई। मध्य भारत से हम थोड़ा पश्चिम और दक्षिण की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र में कोकना, खोंड, कोली और वारली जनजातियां हैं, और दादरा और नगर हवेली में ढोडिया, दुबला, वारली, कोली और काथोड़े समुदाय निवास करते हैं। यहाँ एक नाम बहुत ही जाना पहचाना सा लगता है। बिल्कुल। यहाँ वारली का नाम आते ही मेरे दिमाग में वो खूबसूरत वारली चित्रकला आ जाती है। आजकल तो वो बड़े बड़े शहरों के कैफे की दीवारों से लेकर डिजाइनर कपड़ों तक पर देखने को मिल जाती है। वारली आर्ट का उदाहरण इस पूरी चर्चा में एक बहुत ही खूबसूरत रंग भर देता है। आज जो आर्ट फॉर्म पूरी दुनिया में इतना मशहूर है, उसकी जड़ें महाराष्ट्र और आसपास के इन्हीं पश्चिमी घाटों में हैं। वो जो सफेद रंग से आकृतियां बनाते हैं ना। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि उस पेंटिंग का बेस हमेशा लाल या भूरी मिट्टी, जिसे गेरू कहते हैं, उसका क्यों होता है, और उस पर सफेद रंग से ही आकृतियां क्यों बनाई जाती हैं? शायद वो कोई खास तरह का पेंट होता है। असल में वो सफेद रंग कोई केमिकल पेंट नहीं होता, बल्कि पिसे हुए चावल का पेस्ट होता है, जिसे पानी और गोंद के साथ मिलाया जाता है। अरे वाह, मतलब पूरा प्राकृतिक तरीका। बिल्कुल। उनके डिजाइन भी देखिए, सब कुछ ज्यामितीय यानी ज्योमेट्रिक होता है। एक गोल घेरा सूरज या चांद को दर्शाता है, त्रिकोण पहाड़ों और पेड़ों को दिखाता है, और चौकोर किसी पवित्र जगह को। तो ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं बल्कि एक भाषा है। एकदम सही। ये आर्ट सिर्फ सजावट के लिए शुरू नहीं हुआ था। ये उनके रोजमर्रा के जीवन, उनकी फसल कटाई के जश्न और उनकी शादियों की कहानियों को मिट्टी की दीवारों पर दर्ज करने का एक तरीका था। ये जानकर तो उस आर्ट को देखने का नजरिया ही बदल गया। अब जब भी मैं किसी वारली पेंटिंग को देखूंगी तो मुझे सिर्फ एक डिजाइन नहीं बल्कि उन समुदायों की जिंदगी और उनके चावल के खेत दिखाई देंगे। यही तो इस सांस्कृतिक यात्रा का असली मजा है। बिल्कुल। अब अपनी यात्रा के तीसरे प्रमुख खंड में चलते हैं, दक्षिण का पठार और वन। सबसे पहले बात करते हैं दक्कन के पठार की, जो भूवैज्ञानिक रूप से बहुत ही प्राचीन और कठोर चट्टानों का इलाका है। हाँ, दक्कन का पठार अपनी अलग ही पहचान रखता है। यहाँ डॉक्यूमेंट में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जिक्र है। आंध्र प्रदेश में गदबा, चेंचू, लंबाडा, यानादी और येरुकाला जनजातियां हैं, और तेलंगाना में अंध, कोया और चेंचू समुदाय का नाम आता है। यहाँ फिर से मुझे वही चीज दिख रही है जो हमने उत्तर के पहाड़ों में देखी थी। आप चेंचू और कोया समुदाय की बात कर रही हैं ना? हाँ, ये नाम दोनों राज्यों की लिस्ट में है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो हम देखेंगे कि कैसे राजनीति और भूगोल आपस में टकराते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भले ही राजनीतिक रूप से अलग हो गए हों, नक्शे पर एक नई लाइन खींच दी रही हो, लेकिन चेंचू समुदाय के लिए वो जमीन, वो नल्ला मल्ला के जंगल आज भी एक ही हैं। उनके लिए तो बॉर्डर का कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। उनका इतिहास और उनकी संस्कृति किसी भी राज्य की सीमा से बहुत पुरानी है। ये समुदाय शिकार और जंगल से मिलने वाली चीजों पर निर्भर रहे हैं। और अगर हम इन चट्टानी पठारों से और दक्षिण की तरफ जाएं, तो हम दक्षिण के वन यानी नीलगिरी की पहाड़ियों में प्रवेश करते हैं। नीलगिरी की उन धुंध भरी पहाड़ियों और शांत जंगलों की बात ही कुछ और है। एकदम सही। यहाँ कर्नाटक में हक्की पिक्की, यिरवा, नाइकड़ा, तुलुवा और कोडागु जनजातियां रहती हैं। वहीं तमिलनाडु के हिस्से में अदियान, टोडा, कुरुम्बा, इरुला और कोटा समुदायों का नाम दर्ज है। टोडा और हक्की पिक्की जैसे समुदायों के बारे में कि ये पूरी तरह से प्रकृति प्रेमी और प्राचीन समुदाय हैं। टोडा और हक्की पिक्की का नाम यहाँ बहुत अहमियत रखता है। अगर हम सिर्फ हक्की पिक्की शब्द को ही देखें तो कन्नड़ भाषा में हक्की का मतलब होता है पक्षी और पिक्की का मतलब पकड़ने वाला। अच्छा, तो उनके नाम में ही उनका काम छिपा है। बिल्कुल। ये समुदाय ऐतिहासिक रूप से जंगलों में पक्षियों को पकड़ने और शिकार करने में माहिर रहे हैं। हालांकि समय के साथ उनके जीवन में कई बदलाव आए हैं, लेकिन जंगलों के पेड़ पौधों और जीवों के बारे में उनकी जो गहरी नॉलेज है वो किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी की रिसर्च से कम नहीं है। और टोडा समुदाय भी कुछ ऐसा ही है। हाँ, इसी तरह
टोडा समुदाय नीलगिरी के ऊंचे घास के मैदानों में अपनी एक अलग ही दुनिया बसाए हुए है। उनकी अपनी अनूठी वास्तुकला है, उनके आधे बैरल के आकार के घर होते हैं और उनका पूरा समाज भैंसों के पालन पर आधारित है। ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे हर एक नाम अपने आप में एक अलग दुनिया का दरवाजा खोलता है। बिल्कुल। दक्षिण के इन जंगलों से बाहर निकलकर अब हम देश के पूर्वी हिस्से की तरफ मुड़ते हैं। पूर्व और पूर्वोत्तर, उगते सूरज की भूमि। इस क्षेत्र की शुरुआत पूर्वी तट से होती है। हाँ, और यहाँ ओडिशा राज्य का जिक्र बहुत अहम हो जाता है। सही कहा। यहाँ के संथाल और मुंडा समुदायों के बारे में बताया गया है कि भारत के इतिहास में उनका योगदान बहुत ही गौरवशाली रहा है। और इस बात को सिर्फ एक सामान्य जानकारी की तरह नहीं छोड़ना चाहिए। वो कैसे? देखिए, जब हम संथाल और मुंडा विद्रोह की बात करते हैं तो हम वास्तव में भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव की बात कर रहे होते हैं। 1855 का संथाल हूल या बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ उलगुलान, ये सिर्फ स्थानीय लड़ाइयां नहीं थी। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। बिल्कुल, ये जल, जंगल और जमीन पर अपने प्राकृतिक अधिकारों को बचाने की वो महागाथाएं हैं जिन्होंने बड़े बड़े अंग्रेजी जनरलों के पसीने छुड़ा दिए थे। उनका इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि उनके लोकगीतों में आज भी पूरी तरह से जिंदा है। बहुत खूब कहा आपने। और उड़ीसा के इस ऐतिहासिक और वीर रस से भरे इलाके से आगे बढ़ते हुए हम उस जादुई हिस्से में प्रवेश करते हैं जिसे डॉक्यूमेंट ने पूर्वोत्तर का द्वार कहा है, यानी नदियां और पहाड़, असम और मेघालय का क्षेत्र। हाँ, असम की लिस्ट तो पूरी तरह से एक सांस्कृतिक संगम लगती है। यहाँ चकमा, दिमासा, गारो, लोशाई, बोरो, राभा, कार्बी, मिकिर और हाजोंग जनजातियां हैं। वहीं मेघालय के बादलों वाले पहाड़ों में गारो, खासी और जैंतिया समुदाय बसते हैं। ये पूरा इलाका प्रकृति से बहुत गहराई से जुड़ा है। बिल्कुल। जब मैं इन नामों को पढ़ती हूँ तो मुझे सीधे तौर पर ब्रह्मपुत्र नदी और खासी हिल्स की वो भारी बारिश याद आती है जो इनकी जिंदगी का रोज का हिस्सा है। पूर्वोत्तर का तो पूरा जीवन चक्र ही पानी और पहाड़ियों के इर्द गिर्द घूमता है। नदियां यहाँ सिर्फ पानी का साधन नहीं है, बल्कि उनके समाज, उनकी मान्यताओं और उनकी अर्थव्यवस्था का एक अहम केंद्र है। और फिर जैसे ही हम थोड़ा और पूरब की तरफ जाते हैं, हम उगते सूरज की भूमि यानी अरुणाचल प्रदेश पहुंचते हैं, जहां भारत में सबसे पहले सूरज की किरणें पड़ती हैं। हाँ, और वहाँ सांस्कृतिक विविधता भी सबसे ज्यादा सघन है। अरुणाचल की लिस्ट में खामपटी, अबोर जिन्हें आदि भी कहा जाता है, गालोंग, आपातानी, डफला, मिश्मी और सिंगफो जनजातियां शामिल हैं। ये लिस्ट अपने आप में बहुत कुछ कहती है। मैंने कहीं पढ़ा था और आज इस लिस्ट को देखकर समझ आ रहा है कि अरुणाचल में अगर आप एक घाटी से दूसरी घाटी में जाएं तो न सिर्फ कपड़े और त्योहार बदल जाते हैं बल्कि पूरी की पूरी भाषा ही बदल जाती है। यही तो इस इलाके का असली जादू है। आपातानी और मिश्मी जैसे समुदायों का जिक्र इस बात का बड़ा सबूत है कि कैसे उन्होंने ऊंचे पहाड़ों और मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों के बीच भी खेती और जीवन जीने की बेहतरीन और अनोखी तकनीकें विकसित की हैं। वो प्रकृति के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। बिल्कुल। और पूर्वोत्तर की ये यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती। ये हमें पूर्वी सीमांत राज्य, जो कि एक सांस्कृतिक संगम है, वहां तक ले जाती है। हाँ, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की तरफ। जी। मणिपुर में कुकी, अंगामी, पुरम और मेतेई समुदाय हैं। मिजोरम में लाखेर, कुकी, पावी, मिजो, चकमा, लुशाई और दिमासा जनजातियां फलती फूलती हैं। और त्रिपुरा में हलाम, खासिया, जमातिया, त्रिपुरी, मग, रियांग, लुशाई और नोआतिया समुदाय हैं। यहाँ भी कई नाम रिपीट हो रहे हैं, है ना? हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कुकी या लुशाई जैसे कई समुदाय इन अलग अलग राज्यों के बॉर्डर पार करते हुए एक बहुत बड़ा आपस में जुड़ा हुआ सांस्कृतिक नेटवर्क बनाते हैं, जो घने बांस के जंगलों और घुमावदार पहाड़ियों के बीच फैला हुआ है। बिल्कुल सही। पूर्वोत्तर की इस हरियाली और बांस के जंगलों से निकलकर अब हम अपनी इस लंबी और शानदार यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आते हैं। और यह हिस्सा थोड़ा रहस्यमयी है। रहस्यमयी द्वीप, समुद्र के पार। अब हम भारत की मुख्य भूमि को पीछे छोड़कर गहरे नीले समुद्र की तरफ जा रहे हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट हमें बताता है कि अंडमान द्वीप समूह दुनिया की कुछ सबसे संरक्षित और एकांत जनजातियों का घर है। अंडमान और निकोबार की इस लिस्ट में जो नाम है वो वाकई सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कौन कौन से नाम हैं इसमें? इसमें अंडमानी सेंटिनली, ओंगे, जारवा, शोमपेन और उरांव शामिल हैं। इसके अलावा अरब सागर में लक्षद्वीप के द्वीपों पर अमीन दीवी,
कोया, मालमस और मेलाखेरिस समुदाय रहते हैं। लक्षद्वीप और अंडमान दोनों का परिवेश बिल्कुल अलग है। हाँ, लेकिन जब मैं सेंटिनली और जारवा जैसे नाम पढ़ती हूँ तो मुझे हैरानी होती है कि आज के स्मार्टफोन और इंटरनेट वाले ज़माने में हमारे ही देश का एक हिस्सा ऐसा है जो बाहरी दुनिया की पहुंच से पूरी तरह दूर है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? देखिए, जब हम सेंटिनली समुदाय की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक द्वीप पर रहने वाले लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। हम मानव इतिहास के एक ऐसे जीवंत पन्ने को देख रहे हैं जिसने खुद को हजारों सालों से बाहरी दुनिया की दखलंदाजी से बचाकर रखा है। मतलब उन्होंने खुद को दुनिया से अलग रखा हुआ है। बिल्कुल। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप के लोग आधुनिक सभ्यता से संपर्क नहीं करना चाहते और उन्होंने इसे बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया भी है। और ये हमें संरक्षण के असली अर्थ के बारे में सोचने पर विवश करता है कि असल में संरक्षण है क्या। सही कहा। एक तरफ हमारी आधुनिक दुनिया है जो लगातार फैल रही है, नई जमीनें खोज रही है, विकास कर रही है, और दूसरी तरफ ये एकांतवास में रहने वाले समुदाय हैं जिनकी अपनी एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर दुनिया है। तो इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बने? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्या विकास के नाम पर हर जगह पहुंचना जरूरी है, या कुछ चीजों को, कुछ लोगों को उनके हाल पर छोड़ देना ही सबसे बड़ा सम्मान है? ये बहुत गहरी बात कही आपने। तो इन सब का क्या अर्थ है? अगर हम इस पूरे विस्तृत अध्ययन को समेटने की कोशिश करें तो आज हमने जो कुछ भी डिस्कस किया वो हमें एक ही बात सिखाता है कि भारत एक बहुत ही खूबसूरत मोज़ाइक है। बिल्कुल। कश्मीर की बर्फीली वादियों से लेकर पश्चिम के रेतीले मैदानों तक, मध्य भारत के घने जंगलों से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों तक, और पूर्वोत्तर के बांस के जंगलों से लेकर अंडमान के रहस्यमय द्वीपों तक, ये जो दर्जनों नाम आज हमने पढ़े, ये सिर्फ पन्नों पर लिखी हुई लिस्ट नहीं है। ये हमारी जिंदा विरासत है। हाँ, हर एक नाम के पीछे एक हजारों साल पुरानी भाषा है, अपनी एक कला है, प्रकृति को पूजने का एक अलग तरीका है, और एक पूरी जीवन शैली है जो हमारी आधुनिक सोच से कहीं ज्यादा गहरी है। एकदम सही। आज के इस ज्ञानवर्धक और बेहद मजेदार गहन अध्ययन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्दी एक और नए विषय और एक नई चर्चा के साथ वापस लौटेंगे।